हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें ताकि आपको जो वीडियो का मैसेज है वो सही से कन्वे हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि मार्केट जो भी ड्रिवन है वो मेजरली रशिया और यूक्रेन की जो न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो जो जितने भी वर्ल्ड के इंडेक्सेस हैं, जितने भी वर्ल्ड के मार्केट हैं अक्रॉस द ग्लोब, सब मार्केट में आजकल यही देखने को मिल रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, रेज़ोल्यूशन की तरफ जाती हुई कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और अगर कोई भी ऐसे वॉर से रिलेटेड या और जो सिचुएशन को ख़राब करती हुई न्यूज़ आए, उसको उसको मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है। अगर हम मेजर वर्ल्ड के इंडिसेस देखें तो साफ-साफ देखने को मिल जाता है कि कितना नेगेटिव रिस्पॉन्स अभी तक मिला है वॉर को ऑब्वियसली नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, लेकिन ये जो न्यू एज वॉर्स हैं, अब इसमें इतने डिफरेंट कंट्रीज़ अपने आर्म्स और एम्यूनेशन वाइज इन्वॉल्व ना होके इकोनॉमिक सैंक्शंस और फाइनेंशियल जो नुकसान पहुंचा रहे हैं रशिया को, उसका इम्पैक्ट हमें पूरे अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक और भी जितने यूरोपियन मार्केट के मेजर इंडाइसेस हैं, डैक्स हो गया जर्मनी का, FTSE, जितने भी इंडाइसेस हैं सब हम लोग को रेड में ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अपने देश के भी सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस सब डाउन है। तो इसके इसका रीज़न क्या है? अब इसका रीज़न अगर आप देखें, सोचें थोड़ा तो लॉजिकली है। अब अगर रशिया, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल एंड एनर्जी सर्विसेज का एक्सपोर्टर है। तो अब रशिया से जब बिज़नेस ट्रेड बंद हो रहा है तो ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब क्रूड ऑयल जो होता है वो मेजर रॉ मटेरियल होता है फॉर इंडस्ट्रीज़ लाइक पेंट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो अगर हम पेंट इंडस्ट्री देखें या केमिकल इंडस्ट्री देखें तो उसके शेयर्स उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जितने भी बिजनेसेस हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको पे लोन वापस देने में प्रॉब्लम होगी। इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए सिनेरियो को देखते हुए भी महंगाई जब बढ़ेगी तो बिज़नेसेस को रन करने में प्रॉब्लम होगी, बिज़नेसेस के मार्जिन रन होंगे तो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बैंक्स डाउन हैं। ऑटो को देखें तो ऑटो में वैसे ही सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस चल रही थी और अब यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से यूक्रेन जो जो वो सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, यूक्रेन उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, इसलिए ऑटो पे भी उसका एडवर्स एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेम फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सेम हाल है जैसे बैंक्स का है। FMCG में हाई इन्फ्लेशन की वजह से इस चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के मार्जिन होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। मीडिया मेटल वैसे ही बहुत वॉलेटाइल रहता है। फार्मा भी कोविड, अब जैसे जैसे कोविड से वर्ल्ड रिकवर कर रहा है तो फार्मा के ऊपर भी थोड़ा-सा प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। PSU बैंक और प्राइवेट बैंक की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ऊपर बैंकिंग सेक्टर में। रियलिटी तो वैसे भी थोड़ा-सा ट्रिकी सेक्टर रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर इन सब चीज़ों का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। पर अगर आप नोटिस करें इस सारी लिस्ट को अगर हम देखें, उसमें से एक सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर कंपैरेटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट का असर कम है, वो है निफ्टी आईटी। अगर आप देखें यहाँ पे तो निफ्टी आईटी आज भी सिर्फ 0.12% डाउन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
इस कॉन्फ्लिक्ट या जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसका आईटी कंपनीज़ के ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा। बट हाँ, कंपैरेटिवली कम होगा, जैसे बैंक्स गिर रहे हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ गिर रही हैं, जैसे एफएमसीजी, जैसे और भी हमारे मीडिया का है, और भी जो डिफरेंट कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो गिर रहे हैं, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया। उस स्केल का इम्पैक्ट अभी तक तो आईटी सेक्टर पे देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग आईटी सेक्टर की ही कुछ कंपनीज़ को स्टडी करेंगे, जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इस गिरते हुए मार्केट में। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो देख के आप कोई भी डिसीजन ना लें। अपनी स्टडी, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स से बातचीत करके ही अपना कोई डिसीजन या माइंड मेकअप करें। और अगर आप खुद से कोई डिसीजन लेते हैं तो उसकी ओनरशिप भी आप ही के ऊपर ही रहेगी। वीडियो देख के कोई भी डिसीजन ना लें, मेरी ही वीडियो नहीं, किसी की भी कोई भी वीडियो देख के आप कोई भी डिसीजन ना लें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप वीडियो देख के डिसीजन ले भी लेंगे तो आप, फॉर एग्जांपल, आप कल जाके ये वीडियो देख के कल जाके कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, वो स्टॉक 10% 15% और गिर जाएगा। अब आपने सिंपली अगर वीडियो देख के डिसीजन ले रखा है तो आपको उस कंपनी के बिज़नेस या उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा, आप में वो कन्विक्शन नहीं होगा कि आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकें, तो आप उसको लॉस में बेच देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी स्टडी ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, और जो भी डिसीजन लें उसकी ओनरशिप भी आप ही लें। तो चलिए इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट शेयर जो है वो इन्फोसिस है। इन्फोसिस में अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, 7 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट शेयर है। रिटर्न प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, 5 साल में 240% के रिटर्न है, और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग मैनेजमेंट है। तो इन्फोसिस को आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड में भी नंबर 2 आईटी सर्विसेज की कंपनी है, एक्सेंचर के बाद टीसीएस ही आती है। ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जब लास्ट टाइम देखा था तो 13 लाख करोड़ था, अभी आज और गिरा है, तो इसलिए शायद थोड़ा और कम हो गया है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स का देखें तो अराउंड 173% के रिटर्न्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं। एक सेफ स्टॉक है। इसमें ये ऐसे स्टॉक हैं जो आप जिसमें आप बस पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। 4-5 साल के लिए छोड़िए, आपके डिसेंट रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स बन ही जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो के बारे में भी बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3 लाख करोड़ का मार्केट शेयर है। बहुत ही स्टेबल कंपनी है, 5 साल में ऑलमोस्ट 210% के रिटर्न्स हैं। पर विप्रो के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि विप्रो थोड़ा धीरे चलती है। लो बीटा कंपनीज़ हैं, लो बीटा का मतलब इन कंपनीज़ में वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप इनको लेंगे तो आप में होल्ड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, 2017 से लेके मार्च 2017 से लेके मार्च 2020 तक विप्रो ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे 3% के। तो 3 साल के टाइम पीरियड पे आपको 3% के नेगेटिव रिटर्न्स थे, लेकिन उसके बाद जिन्होंने होल्ड किया होगा उन्होंने दो 2 साल में ही 280% के रिटर्न बना लिए। तो थोड़ा पेशेंस टेस्ट करती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा भी आईटी सेक्टर की एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, 1.38 लाख करोड़ का मार्केट शेयर है। कंपैरेटिवली इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो से छोटी कंपनी है, लेकिन अगर स्टैंड अलोन देखा जाए तो ये भी एक ब्लू चिप कंपनी ही है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स देखें तो लगभग 200% के रिटर्न है। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, कंपनी का सॉलिड बिजनेस है, बिजनेस पाइपलाइन भी अच्छी है। तो डेफिनेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको आप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है वो एचसीएल है। एचसीएल भी एक काफ़ी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट शेयर है।
लास्ट के 5 साल में अराउंड 172% के रिटर्न्स दिए हैं। काफ़ी फोकस्ड कंपनी है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। डेफिनेटली आप इसको स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी आईटी की कंपनीज़ बताई थी, सारी लार्ज कैप कंपनीज़ थी। इनमें रिस्क थोड़ा कम था, ब्लू चिप स्टॉक्स थे। कंपैरेटिवली सेफ़र इन्वेस्टमेंट होती हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ, कंपैरेटिवली रिस्क इनका कम था। अब जो नेक्स्ट 3 कंपनीज़ होंगी वो मिड कैप कंपनी आएँगी, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी होंगी। इनमें वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है, तो इनको स्टडी करते टाइम आप ये बात ध्यान में रखिए। तो पहला स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो देखिए 5 साल में लगभग ऑलमोस्ट 720% के रिटर्न्स हैं। पर अगर आप 6 महीने की देखें, 6 महीने के रिजल्ट्स देखेंगे तो पॉजिटिव ही हैं। 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन अगर आप इसको इसके टॉप से अभी तक की इसकी जर्नी देखेंगे 6 महीने की, तो ये ऑलमोस्ट 22% डाउन है, 23%। और अगर इसका लोवेस्ट पॉइंट आप देखेंगे तो कंपनी लगभग 28%, 29% डाउन आई थी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये कंपनीज बहुत वॉलेटाइल हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट उसके कंपैरिजन में रिस्क भी आपका उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो अपने हाईएस्ट पॉइंट से ये कंपनी ऑलमोस्ट 28-29% डाउन आई हुई है। तो अच्छी कंपनी है, एल&टी ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बट अगेन सेम चीज़, रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट वैसा है तो आप इसको डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। सेकंड कंपनी मिड कैप कैटेगरी में हैप्पीएस्ट माइंड है। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न अभी मैंने 5 साल का लगाया है, लेकिन 5 साल का नहीं है, ये 18 सितंबर 2020 को ही लिस्ट हुई थी। तो तब से अब तक एक हैंडसम रन दिया है माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड ने। 165% के रिटर्न्स हैं। अगर इसने जो टॉप बनाया था, तो टॉप पे जब अपने ये टॉप पॉइंट पे थी तब तो इसने 300% से भी ऊपर के रिटर्न्स दे दिए थे। लेकिन तब से अब ये कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर थोड़ा मार्केट का जब मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ी तो अब ये प्रॉफिट बुकिंग की ओर जा रही है। अपने टॉप मोस्ट पॉइंट से अराउंड 37% डाउन है। अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। पी इसका थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखें। और मार्केट कैप 13,000 करोड़ का ही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है ये। वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से रहेगी, फ्लक्चुएशन भी उस हिसाब से रहेगी। तो मेंटली प्रिपेयर हो के ही अगर आप कोई डिसीजन लें इस कंपनी के बारे में, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट कंपनी है एल टी आई भी लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कंपनी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैसे तो ये लार्ज कैप है, लेकिन इसमें जितनी वॉलेटिलिटी रहती है तो वो मिड कैप के रेंज ही रहती है। 5 साल में अगर आप देखें तो अराउंड 800% के रिटर्न्स हैं। अब इसको भी अगर हम देखें तो अपने टॉप पॉइंट से अराउंड 25-26% नीचे आई थी, फिर रिकवर करके करंटली 18% डाउन है। तो इसमें भी फ्लक्चुएशंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो पर अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अब जो स्टॉक्स रहेंगे फ्रेंड्स वो स्मॉल कैप कैटेगरी के रहेंगे। इनमें फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी, रिस्क सब ज़्यादा रहता है। पर उसके कंपैरिजन में फिर रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से रहता है। तो पहला स्टॉक हाई स्मॉल कैप कैटेगरी में है बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट को अगर हम देखें तो अराउंड 12,000 करोड़ का मार्केट शेयर है। पी रेशियो 28 का है, जो कि डिसेंट है। 5 साल में अगर हम रिटर्न्स देखें तो ऑलमोस्ट 500% के रिटर्न्स हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड आई थिंक 30%, 34% के करीब डाउन आया था, और करंटली अराउंड 25-26% डाउन है।
अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, 5 से 6 साल के लिए। मे बी शायद आगे चल के ये भी लार्ज कैप कंपनी बने। नेक्स्ट स्टॉक है KPIT। बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत ही रिस्की स्टॉक है। 5 साल में अराउंड 400% के रिटर्न्स दिए। अगर हम इसका 1 साल का चार्ट खोलें तो 1 साल में भी 275% के रिटर्न दिए। तो कोई भी कंपनी को स्टडी करते टाइम ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी होती है कि 1 साल में अगर कोई कंपनी 275% के रिटर्न्स दे रही है, तो अगर वो गिरेगी भी तो वो 5-10% नहीं गिरेगी, वो 30-40% भी करेक्ट हो सकती है। इसका पी देखें तो इसका पी भी 60 है, थोड़ा हायर साइड पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,500 करोड़ का है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, थोड़ी रिस्की कंपनी है। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दे चुकी है, अभी अपने टॉप से अराउंड 27% डाउन है। तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लास्ट कंपनी जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो सोनाटा सॉफ्टवेयर है। स्मॉल कैप कंपनी है, अराउंड 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 22 का है, जो कि एक डिसेंट पी है। 5 साल के रिटर्न अराउंड 300% है, 310%। अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 19% डाउन है। तो ये भी एक डिसेंट कंपनी है। तो ये कंपनीज थी जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं आईटी सेक्टर से। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज हमने कवर नहीं करी हैं वो ख़राब हैं। आप परसिस्टेंट को स्टडी कर सकते हैं, साइएंट को कर सकते हैं, कोफोर्ज को कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ठीक लगे वो कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल व्यू है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में मेरे को ये सब कंपनीज़ पसंद हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगेन मैं वो डिस्क्लेमर को रिपीट करना चाहूँगा कि वीडियो देख के कोई भी डिसीजन ना लें, अपनी खुद की स्टडी और एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी डिसीजन बनाएं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।